वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपका सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई? तो मान लो कि कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रही है, एक सर्कुलर पाथ पर एक सर्टेन रेडियस के, तो इस तरह से घूम रही हो कि उसके द्वारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पर उसके लॉन्ग अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, प्रत्येक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए जाएं, और ऐसा तभी होगा जब वो पार्टिकल रिवॉल्व कर रही हो, करते हुए वो एक सर्टेन स्पीड से रिवॉल्व कर रही हो, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। ध्यान देना, वेलोसिटी की बात नहीं करो, क्योंकि वेलोसिटी हर पल उसकी बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम स्पीड कहेंगे, तो यदि कोई पार्टिकल एक सर्कल में इस तरह से मूव करे कि मूव करते हुए उसकी स्पीड लगातार सेम रहे, so that it travels equal distances along the circumference in all equal time intervals, then such a circular motion will be said to be uniform circular motion। ठीक है? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? इफ unequal distances are traveled along the circumference in equal time intervals, then the case will be non-uniform circular motion। But here we are concerned with uniform circular motion। तो इसका definition क्या होगा कि if a particle moving along a circular path maintains constant speed, so that it travels equal distances in all equal time intervals along its circumference, then the motion is uniform motion, is called uniform circular motion। ठीक है? एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जो वॉल क्लॉक होती है या कोई भी घड़ी है, तो उसकी जो सेकंड की सुई या मिनट की सुई जो है, जिस गति से सर्कुलर ट्रैक पर मूव करे, उसकी जो निडल की टिप है जिस सर्कुलर पाथ को भी ट्रेस कर रही है, तो उसकी मोशन जो है, चाहे वो सेकंड हैंड की हो या मिनट हैंड की हो, इन सब की मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होता है। ठीक है? और कोई जरूरी नहीं कि घड़ी के केस में ही हो, और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो कि एक साइकिल का पहिया घूम रहा है, किसी भी बाइक का या किसी भी व्हीकल का व्हील जो है इस तरह से रोटेट करे कि उसके रिम का कोई पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस इन ऑल इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसकी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है? अब रही बात कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तो केस है, क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन का केस होता है? क्या यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में रहते हुए, क्या उसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है, एक्सीलरेशन कुछ होती भी है या नहीं होती है? तो एक बात का हमेशा ध्यान दो कि मान लो
कि एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहते हुए r मीटर के रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, तो पल पल इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। भले ही ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, भले ही एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, भले ही ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इन ऑल कमिंग टाइम इंटरवल्स, हाउसोएवर स्मॉल इज दैट टाइम इंटरवल, बट चूंकि हर पल प्रत्येक मोमेंट में इसकी वेलोसिटी की दिशा बदल रही है। क्यों भाई? तो किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि इस पॉइंट पर पार्टिकल है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा इधर की ओर है अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट ए, तो अगर ये पॉइंट बी पर कुछ देर के बाद पहुंच रही, तो बी का टेंजेंट जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, बी पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का डायरेक्शन तो ये हो गया। तो अब हम यहां की वेलोसिटी को यदि v1 कह रहे हैं, तो ये v1 नहीं कहलाएगा, ये v2 हो जाएगा। भले ही v1 का मॉडुलस और v2 का मॉडुलस सेम है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि वेलोसिटी बदल गई, ठीक है। डायरेक्शनल चेंज होते ही वेलोसिटी बदली, और ये बदलाव कंटिन्यूअस हो रहा है, प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो रहा है। मतलब कि भले ही मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, बट बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग continuously, so uniform circular motion is an example of accelerated motion। ये accelerated motion का केस है, और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली मूविंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो पार्टिकल की एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो उस सर्कल के सेंटर की तरफ ऑल द टाइम ओरिएंटेड होती है, जिस कारण से उस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो पहली बात कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस एक एक्सीलरेटेड मोशन का केस है। नंबर 2, उस एक्सीलरेशन का कारण क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन का हमेशा बदलना, जिसकी वजह से वेलोसिटी बदल रही है। अब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, बिकॉज इट ओरिएंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसीलिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और उस एक्सीलरेशन को इसीलिए हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, द एक्सीलरेशन विच इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर। और आने वाले समय में कल एक लेक्चर भेजूंगा मैं, जिसमें उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए मैं एक्सप्रेशन ऑब्टेन करूंगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v² अपॉन r होता है, इफ v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी in uniform circular motion and if r is the radius, तो towards the center ये जो acceleration होगा, जिसका नाम हमने अभी दिया centripetal acceleration, इसकी वैल्यू v² अपॉन r हम लोग आने वाले समय में प्रूफ करेंगे। ये बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जिसे मैं कल प्रूफ करके बताऊंगा आपको। फिलहाल 2 बातें अभी मैंने समझाने की कोशिश की कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड दूसरी बात कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस जो है एक्सीलरेटेड मोशन का केस होता है, कारण समझ लिया आपने, और उस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्ट करती है, जिसकी वजह से उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, जिसकी वैल्यू v² अपॉन r होती है, जिसे हम कल प्रूफ करेंगे कल की क्लास में। अब आज आगे की जो कार्रवाई हमें करनी है वो ये कि हम सबसे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लें, उसके बाद फिर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशनशिप की बात करेंगे, टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है ना, तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करते हुए कोई पार्टिकल एक गिवन टाइम इंटरवल में, मान लो कि पहले यहां थी ए पर, तो इसका रेडियस वेक्टर यहां था, रेडियस वेक्टर ये हुआ करता था। यहां से इसने यात्रा प्रारंभ की। मान लो कि t1 सेकेंड पर पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करते हुए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये t1 सेकेंड पर पॉइंट ए पर थी, और t2 सेकेंड पर ये सपोज करो कि ये रिवॉल्व होकर के ऐसे पहुंच गई, कहां, पॉइंट बी पर पहुंच गई। तो क्या होगा कि ये जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर यहां पहुंच गया। अब ये जो रेडियस वेक्टर है ये शिफ्ट होकर के ओ ए से ओ बी पर जो पहुंच गया, तो इसने बीच में कुछ एंगल स्वीप आउट किया। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू सपोज करो कि डेल्टा थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इस डेल्टा थीटा की वैल्यू जो है कितनी होगी, तो मान लो कि ए पर जब पार्टिकल था तो ओ ए वेक्टर की एंगुलर पोजीशन जो है θ1 थी। जब ये वेक्टर ओ बी पर ओ बी हो गया, ओ ए से शिफ्ट होकर के ओ बी पर आ गया, तो मान लो कि देखो ये रेफरेंस लाइन हम ले रहे हैं, इस रेफरेंस लाइन से एंगुलर मेजरमेंट करेंगे, तो मान लो कि ये एंगल जो है ये θ2 हो गई सपोज करो। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, मैं अलग से लिख दूं, उधर डिफिनीशन लिखेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन ऐसे करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स uniformly and is in uniform circular motion, then while it travels on the circular track, the angle swept out by the radius vector in a given time interval is called angular displacement. So angle swept out, the angle swept out by the radius vector, by the radius vector, when a particle is in circular motion, when a particle is in circular motion is called angular displacement, is called angular displacement। तो क्या हो गया, एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर पहले OA था t1 समय पे, t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये OB हो गया। तो ये जो रेडियस वेक्टर है OA से शिफ्ट होकर के OB पर आ गया, और इसी दरमियान इसने डेल्टा थीटा के बराबर एंगल, जिसकी वैल्यू θ2 माइनस θ1 के बराबर है, इतनी एंगल इसने स्वीप आउट करी, इतना स्वीप आउट किया इसने एंगल। तो इसी एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी कि ये रेडियस वेक्टर का ये एंगुलरली कितना डिस्प्लेस हो गया, जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करते हुए इसने A से B तक की लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सपोज करो कि ये लीनियर डिस्टेंस जो है इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करते हुए पार्टिकल ने t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के अंदर मान लो कि डेल्टा L के बराबर लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की। ये लीनियर डिस्टेंस मतलब A से B तक की ये सरकमफेरेंस पर ये जो डिस्टेंस है सरकमफेरेंस लाइन पर, ठीक है, इसको हमने डेल्टा L मान लिया। तो ये लीनियर डिस्टेंस कहलाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और ये डेल्टा थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये समझ में आ रही बात। अब
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ गए और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब समझ गए। क्लियर है? तो ये बताओ कि क्या कोई रिलेशन होता है इस डेल्टा एल, डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इस रेडियस में, तीनों में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्टेंस डेल्टा एल, angular displacement delta theta and radius of the circle r। इन तीनों में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इसको मैं बिना प्रूफ किए बता रहा हूं। एक्चुअल में डेल्टा थीटा इज इक्वल टू यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल अपॉन आर के बराबर होता है। ये है वो रिलेशन, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर होता है। अच्छा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट जो है, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in SI system is radian। ये ध्यान देना, एंगल हो सकता है कि ये पहले 30 डिग्री एंगल था ओ ए वेक्टर का, बाद में t2 टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये बदल के जब रेडियल वेक्टर जो है OB पर आ गया, तो मान लो कि इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है θ2 हो गई। तो ये जो डेल्टा थीटा जो कि एक्चुअल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा t टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के दरमियान, तो हो सकता है कि ये 30 डिग्री था, ये 55 डिग्री हो गया, तो ये 25 डिग्री आए। लेकिन एसआई सिस्टम में डिग्री में एंगल को नहीं मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो जितना भी डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आए उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना आप लोग। तो एंगल जो है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा रेडियन में लेंगे, रेडियन में ही मेजर करेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन रेडियस के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 करके इसको नोट कर जाइए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ तुम लोग, ये रिलेशन भी जान लिए। अब एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। जो टर्म है उसको एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सिंबल से डिनोट की जाती है। इसका डेफिनेशन पहले जान लो। द एंगल सबटेंडेड by a circularly moving particle in unit time is called angular velocity ओमेगा। ध्यान देना, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो रिवॉल्विंग पार्टिकल के द्वारा, अब तो तुम जान गए कि एंगल कुछ बनाया जाएगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर एट द सेंटर। ठीक है,
तो यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में जितना एंगल एट द सेंटर सबटेंड किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर वेलोसिटी के लिए कहते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग पार्टिकल, लीनियरली मूविंग पार्टिकल इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस किसी पार्टिकल ने ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, वैसे ही 1 सेकेंड के अंदर एक सर्कुलरली रिवॉल्विंग पार्टिकल जो है, सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, जितने रेडियन का, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो कि डी थीटा रेडियन का एंगल जो है रिवॉल्विंग पार्टिकल के द्वारा dt सेकेंड में बनाया गया। सपोज इफ d theta angle is subtended at the center of the circle, in dt time interval by the revolving particle, by the circularly moving particle, then angular velocity omega is equal to d theta upon dt। ध्यान देना, the rate of change in angular displacement is called angular velocity। the rate of change in angular, that is omega is equal to d theta by dt हो गया। ठीक है, तो ओमेगा की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ ओमेगा जो होगा, यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ रही बात, एंगल की यूनिट रेडियन और टाइम की सेकेंड, तो यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। अब इन टर्म्स ऑफ ओमेगा मैं आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इस प्रकार से है कि वो प्रत्येक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर, किसके द्वारा, उस रिवॉल्विंग पार्टिकल की जो रेडियल वेक्टर है उसके द्वारा, प्रत्येक इक्वल टाइम इंटरवल में यदि इक्वल एंगल सबटेंड हो एट द सेंटर, चाहे वो टाइम इंटरवल कितना भी स्मॉल हो, तो हम कहेंगे कि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। समझ में आ रही बात, तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा क्या रहता है, कांस्टेंट। ओमेगा डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ओमेगा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी मायने समझ गए होंगे ठीक से। नाउ वी विल डिस्कस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये टाइम पीरियड क्या होता है भाई, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है पार्टिकल को, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो कैसे डिफाइन करोगे, द टाइम टेकन बाय ए सर्कुलरली मूविंग पार्टिकल, in completing one revolution, complete revolution। ठीक है, एक चक्कर लगाने में पूरा जो समय लगे,
ठीक है, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जाहिर सी बात है इसकी यूनिट सेकेंड होगी। तो ध्यान देना, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, अच्छा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दरमियान सेंटर पर कितना एंगल स्वीप आउट होगा वो, तो तुम देखो यहां मान लो कि यहां से पार्टिकल ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और ऐसे मूव करते हुए वो वापस यहां आ गया कुछ देर के बाद, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन ओवर हुआ। अब बता सेंटर पे ये एंगल कितना बना, तो सेंटर पर 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, ठीक है, ये इतना एंगल पाई रेडियन और ये इतना एंगल पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, ठीक है। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन की सेंट्रल एंगल बनाने में जितना समय लगे एक सर्कुलरली मूविंग पार्टिकल के लिए, उस समय को ही हम टाइम इंटरवल कहते हैं, या वन रिवॉल्यूशन में लगा हुआ समय जो है क्या कहलाता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। अब डिफाइन करेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको न्यू पढ़ा जाता है, NU, न्यू पढ़ते हैं, NU लिखते हैं, और इसको V जैसा लिखते हैं, आगे से थोड़ा सा ये ऐसे बेंड कर देंगे। तो ये सिंबल जो है फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है, और अदर सिंबल्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे स्मॉल f भी यूज करते हैं, स्मॉल n का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यू सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंबल है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे। पहले डिफाइन कर लें कि ये होता क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ध्यान देना, मान लो कि पार्टिकल रिवॉल्व कर रही है, तो 1 सेकंड में हो सकता है कि कई बार रिवॉल्व कर जाए, पता चला 1 सेकंड में इसने 10 चक्कर लगा लिए, 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लिए, तो 1 सेकंड में टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस completed in 1 second is called frequency of the revolving particle, ठीक है। मैं एक बार टाइम पीरियड का डेफिनेशन फिर बता दूं। एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कंप्लीट जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड के अंदर जितने चक्कर कंप्लीट किए जाएं उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। जरा तुम ध्यान से सोचो तो इन दोनों में एक संबंध भी है, इन दोनों में एक रिलेशन भी है। तो लेट मी रिलेट दिस टू, इन दोनों को रिलेट करने दो। तो रिलेशन बिटवीन न्यू एंड टी, ठीक है। वैसे 9th क्लास के साउंड में पढ़े होगे तुम लोग, बट हियर वी आर नॉट कंसर्न विद साउंड, लेकिन वैसे ही रिलेशन यहां भी एस्टैब्लिश होगा। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी जिसका डेफिनेशन कहता है कि 1 सेकेंड में न्यू रिवॉल्यूशन, अगर मान लो किसी रिवॉल्विंग पार्टिकल की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मान लो कि न्यू है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि न्यू रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे 1 सेकेंड में। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 1/न्यू समय लगेगा, ठीक है। मैं रिपीट करूं, मान लो कि एक यूनिफॉर्मली सर्कुलरली मूविंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन न्यू है, तो न्यू इसका अर्थ हुआ कि न्यू रिवॉल्यूशंस आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो फॉर कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन हाउ मच टाइम विल टेक, तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1/न्यू सेकेंड का समय लगेगा। लेकिन 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में जो लगा समय है उसको तो हमने टाइम पीरियड के रूप में डिफाइन किया है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/न्यू, ठीक है। तो एज न्यू रिवॉल्यूशंस, यहां लिख दें, इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इफ न्यू इज द frequency
then in completing new revolutions, it takes 1 second. So in completing one revolution, it will take 1 by new second. But this is called time period. So t is equal to 1 by new, or new is equal to 1 upon t. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है. यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज. तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज इन एसआई सिस्टम. एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू कितना? पर सेकेंड को ही हर्ट्ज कहा जाता है. ठीक है. तो ये हर्ट्ज हो गई यूनिट, ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ये रिलेशन आ गया. अभी मैंने तुम लोग को बतलाया कि टी जो है ये वो समय है जितनी देर में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है. और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने पर सेंट्रल एंगल कितने रेडियन का बनता है? 2 पाई रेडियन का बनता है. ठीक है. 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में लगा समय कैपिटल टी, और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में जो सेंट्रल एंगल बना वो कितना? 2 पाई रेडियन का. ध्यान से सुनना अब मैं क्या कहने जा रहा हूं. ठीक है. तो यदि किसी रिवॉल्विंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसका मतलब कि उस रिवॉल्विंग पार्टिकल के द्वारा 1 सेकेंड में 2 पाई इंटू न्यू रेडियन का एंगल, सेंट्रल एंगल सबटेंड किया जाएगा. ठीक है. 1 सेकेंड के अंदर. और 1 सेकेंड के अंदर किसी रिवॉल्विंग पार्टिकल के द्वारा, किसी सर्कुलरली मूविंग पार्टिकल के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाए उसको तो हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. ठीक है. तो अब मैं एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करने जा रहा हूं. देखो, टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू रिलेट एंगुलर वेलोसिटी विद फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने कर दिया है. बस थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दूं आपको. तो रिलेशन बिटवीन angular velocity omega and frequency of revolution न्यू के बीच का क्या रिलेशन होगा. ठीक है. तो मैं तुम्हें बता दूं फिर से. 1 रिवॉल्यूशन में सेंट्रल एंगल बनता है 2 पाई रेडियन का. तो न्यू रिवॉल्यूशन में कितना सेंट्रल एंगल सबटेंड होगा रिवॉल्विंग पार्टिकल के द्वारा एट द सेंटर? वो 2 पाई न्यू के बराबर हो जाएगा. तो मैं लिख दूं कि एज 2 पाई रेडियन ऑफ एंगल is subtended at the center in one revolution. So in new revolution, total central angle subtended by the revolving particle will be 2 pi into nu. ठीक है. 2 pi into nu. But this is the angle, but this is the
angle subtended at the center in 1 second, at the center in 1 second, which is called angular velocity, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड भी मिलेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। जहां नहीं समझ में आया वो फोन करके पूछ लेना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होगा। ये हो गया रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, और ये फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अच्छा, अभी हमने प्रूफ किया कि बिकॉज न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो जरूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं कि एज न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी हम लिख सकते हैं। तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई बाई टी फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी बातों को क्लियर रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो ये वो सारे रिलेशंस हैं, और एक और अंतिम रिलेशंस की बात करूंगा मैं, वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है भाई? द रिलेशन बिटवीन linear velocity v and angular velocity ओमेगा। ठीक है? तो v और ओमेगा को हम रिलेट करने जा रहे हैं। पहले v समझ लो क्या है। तो मान लो कि कोई एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और r मीटर रेडियस है उस सर्कुलर ट्रैक की, ओ इज द सेंटर। तो ओ सेंटर वाला, r मीटर की रेडियस वाला एक सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जिसका मतलब तुम समझ चुके हो। तो ये पार्टिकल जो है वो सपोज करो कि यहां से चल के, ए से चल के और बी पर पहुंच रहा है, ए से चल के बी पर पहुंच रहा है, और इस दरमियान इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल रहा, यानी कि ए से बी की ये जो सरकमफेरेंस वाली डिस्टेंस है, इस सरकमफेरेंस पर ऑन द सर्कुलर सरकमफेरेंस ये जो लीनियर डिस्टेंस है, ये मान लो कि डेल्टा एल है, और इस दरमियान ये जो रेडियस वेक्टर है, इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल अगर डेल्टा थीटा के बराबर है, और स्पेंड टाइम यदि मान ले कि डेल्टा टी के इक्वल है, ठीक है, तो ये बताओ कि दो तरह की वेलोसिटी की यहां पर बात उठेगी। इस सर्कुलर पाथ पर मूविंग पार्टिकल के द्वारा 1 सेकेंड के अंदर जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इस लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड को हम लीनियर वेलोसिटी के नाम से जानेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ध्यान देना, पार्टिकल एक्चुअल में मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पर। अब इस सर्कुलर ट्रैक पर जो भी डिस्टेंस ये वो ट्रेवल करेगी 1 सेकेंड के अंदर, उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। और 1 सेकेंड के अंदर इस मूविंग पार्टिकल की रेडियल वेक्टर के द्वारा जितना रेडियन का एंगल सबटेंड किया जाएगा एट द सेंटर, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो अभी मैंने तुम लोग को एक रिलेशन बताया कि इस डेल्टा एल और डेल्टा थीटा के बीच एक रिलेशन होता है। तो एज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर होता है। ठीक है, ये रिलेशन हमने अभी आप लोग को बतलाया है। ये डेल्टा एल मीटर की डिस्टेंस या डेल्टा थीटा रेडियन का ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है कितनी देर में, तो मान लो कि डेल्टा टी सेकेंड में ये काम हुआ है। तो इफ डेल्टा टी इज द टाइम टेकन फॉर डेल्टा एल linear distance and
if delta t is the time taken for delta L linear distance traveled by the particle and in making angle delta theta at the center, then यदि इस डेल्टा टी टाइम से हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड को डिवाइड कर दें, देन ऑन डिवाइडिंग both sides of equation 1 by delta t, we get, बोलो क्या मिलेगा हमें, we get delta theta upon delta t is equal to 1 by r into delta L by delta t. बोलो, ये delta L is the linear distance traveled along the circumference, कितने समय में, डेल्टा टी सेकेंड में. तो इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी को लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, v से डिनोट करेंगे. और डेल्टा थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रिवॉल्विंग पार्टिकल एट द सेंटर इन डेल्टा टी सेकेंड. सो इन 1 सेकेंड द टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर is equal to delta theta by delta t, which is called omega और angular velocity. तो ये omega कहलाएगा. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और omega is equal to, इसको v कहेंगे, v upon r, और v is equal to omega into r. समझ लो बात, ये रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया, where v is the linear velocity, omega is the angular velocity, r is the radius. ठीक है. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म v वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा. ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इनटू ये क्रॉस प्रोडक्ट है r पोजीशन वेक्टर के साथ, पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल. ये जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है, इसकी पोजीशन वेक्टर किसी भी समय अगर r है, तो ओमेगा क्रॉस आर जो है वो v होता है. तो बताना, तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि ओमेगा और आर दोनों जिस प्लेन में होंगे, वेलोसिटी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी डायरेक्शन जो है, दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलरली होता है. तो तुम देखो, जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो ये पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी तो इस बोर्ड वाले प्लेन में ही है, ठीक है, जबकि इसे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा किसके, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा. तो निश्चित रूप से ओमेगा वेक्टर इधर कहीं होगा, ठीक है, ओमेगा वेक्टर इधर कहीं होगा. तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर जब करेंगे, स्क्रू को यहां लेकर के, एक स्क्रू ले लें, कहां है जी स्क्रू, एक लेते हैं. तो ओमेगा वेक्टर जब, ध्यान देना, इस सर्कुलर पाथ के, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर एट द सेंटर, ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी, ठीक है, अलोंग द एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कल होगी. तो ओमेगा ये हो गया और आर वेक्टर इधर होगा. तो यहाँ स्क्रू की टिप मैंने समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट में, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो ये देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर इधर की ओर जा रहा है. बात समझ रहे हो ना, इधर की ओर. इसका मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल. इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग दुरुस्त रखिएगा, ठीक है. और भी ओमेगा और आर का रिलेशन क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस. इस पर बेस में आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, करना होगा आपको. अच्छा, अब बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की. ध्यान देना, अभी तक जो बातें हमने की, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Equal angles are subtended by the revolving particle at the center in all equal time intervals, howsoever small. लेकिन मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रही है कि उसकी ओमेगा लगातार बदल रही है, मतलब कि शुरू में तो कम तेजी से, फिर बाद में बहुत फास्ट, ठीक है, फास्टर एंड फास्टर होती जा रही है. उसकी ओमेगा वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है,
ठीक है, यूं ऐसे समझो कि बाइक को हम एक्सिलरेट कर रहे हैं, तो शुरू में तो बाइक का पहिया जो है कम एंगल बना रहा था सेंटर पे, और धीरे धीरे जो है वो फास्टर होता गया, अधिक से अधिक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने लगा, यानी कि उसके ओमेगा बढ़ गए। या फिर एक मूविंग बाइक है 80-90 किलोमीटर के, फिर उसके बाद अचानक से हमें ब्रेक लेना पड़ा, तो फिर क्या होगा, ब्रेक शूज जाकर रिम से जब टच करेगा तो रिटायर्ड होकर के उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस घटने लगेंगे, कम होने लगेंगे, यानी उसकी ओमेगा घटने लगेगी। तो ओमेगा जब चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो बढ़े या घटे, तो दोनों ही परिस्थितियों में हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? तो एंगुलर एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज in angular velocity, the rate of change in angular velocity is called angular acceleration. angular acceleration. तो मान लो कि dt टाइम इंटरवल में ओमेगा वैल्यू में डी ओमेगा के बराबर चेंज हो रहा है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा डी ओमेगा, जिसकी ध्यान देना डी टी सेकेंड में, डी टी टाइम इंटरवल में अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में डी ओमेगा के बराबर चेंज, तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना चेंज, तो डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर, जिसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कहेंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट ऑफ अल्फा इज डी ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये पर सेकेंड, एल फॉर ये सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। अब बात करें हम रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन A and angular acceleration alpha and angular acceleration अल्फा। ठीक है, जैसे लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, तो उसका हम करें, तो अगर मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलरली रिवॉल्व कर रही है इस तरह से कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी लगातार मान लो कि बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो ये पार्टिकल लीनियरली भी एक्सीलरेट होने लगेगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी भी, स्पीड जिसको कांस्टेंट थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, अब वो नहीं रहा, अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हुआ, और यहां पर लीनियर एक्सीलरेशन की भी बात उठेगी। तो सपोज करो कि पार्टिकल ये जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए पर सेकेंड इसकी जो लीनियर वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है वो a के बराबर हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जो है वो a के बराबर चेंज है, तो ये हो गया लीनियर एक्सीलरेशन पर सेकेंड। इसकी एंगल ओमेगा में जो इंक्रीज हो रहा है ओमेगा वैल्यू में, उसको अल्फा कहेंगे। तो अल्फा और a का रिलेशन हम एस्टेब्लिश करना है, तो एज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद टाइम, विद टाइम। अब बताओ, ओमेगा चूंकि चेंज हो रहा है, रेडियस तो फिक्स है और उसके कारण वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इन दोनों इस इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे dv अपॉन dt, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, और इस रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी को हम a कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा कहते हैं, और ये हो गया आपका रेडियस। तो लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस हो गया। ठीक है, तो लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, जैसे लीनियर वेलोसिटी वाज इक्वल टू लीनियर एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, वैसे ही लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस। वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे कर सकते हो, अल्फा इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस हैं जिनको ध्यान में रखिएगा, इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कल करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।